फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लास्ट टाइम हमने जो बीएफएम में था 4th यूनिट का पार्ट ए स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट टाइम। ये डायग्राम मैंने आपको कॉपी से कराया था अपने नोट से, तो उसमें क्लियर था, लेकिन एक बार हम इससे दोबारा देख लेते हैं। देखिए, इशूइंग बैंक है आपका, ठीक है। एलसी जो ओपन करेगा, उसने एलसी ओपन करके आपकी किसको भेजी? एडवाइजिंग बैंक या जो नेगोशिएटिंग बैंक होता है, ठीक है, उसने ओपन किया और उसको एलसी भेज दी। ये क्या करेगा? बेनिफिशियरी है जो उसको एडवाइस करेगा एलसी का। जैसे एडवाइस होगी, ये क्या करेगा? जिसने एप्लीकेंट जो था, जिसने इशूइंग बैंक को अप्लाई किया, उसको शिफ्ट गुड कर देगा। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट है। ठीक है, आपका पता है एप्लीकेंट जो है ना अप्लाई कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ये सब हो गया, फिर अब ये इशूइंग बैंक जो है ना इसको डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसने डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए। अब ये क्या हुआ? देखिए, जैसे ऐसे हुआ, ये सिंपल गुड्स चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? डॉक्यूमेंट नेगोशिएटेड हुआ एंड पेमेंट रिसीव्ड हुई। ठीक है, इसने इधर नेगोशिएटिंग बैंक को दिया। नेगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया? डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया और जो पेमेंट थी वो रिसीव्ड कर ली। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिलीज कर लिया और उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में जो एप्लीकेंट था, जिसने गुड्स मंगाए, उससे पैसे ले लिए उस चीज़ के। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। मतलब आपका ऐसे भी एक सर्कल चलता है और एक सर्कल ऐसे भी चलता है। मतलब अगर आपको वो एलसी ओपन करके और सब करके दे रहा है, तो जब पूरा सब प्रोसेस हो जाता है तो इशूइंग बैंक आपसे रुपए जितने उसके बनते हैं वो सारा अपना पेमेंट पूरा लेता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, इसलिए मैं इस टाइम डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। बस मैंने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो मेन आज का जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये आपका जो, अगर आप फॉरेक्स के पेपर देने जा रहे हैं या फिर आप जेआईबी के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या भी आप सीआईबी का तैयारी कर रहे हो, तो ये सब में इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें इसे। ठीक है, देखिए, पहले बार सबसे पहले किसने किया था? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1933 में किया था। ठीक है, इसको 6 बार रिवाइज हो चुका है। अभी जो हमारा चल रहा है करंटली, वो चल रहा है यूसीपी 600। ठीक है, अब यूसीपी 600 क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये हम सब देखेंगे अब इसमें। यूसीपी जो 600 है, ये क्या है? एक टास्क फोर्स थी जिनको बैंकिंग कमीशन ने बनाया था, जिसका काम था कि जो यूसीपी 500 था उसमें जो भी रिविजन चाहिए है या जो भी चेंजेस करने हैं उसको करा जा सके। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये सब नॉर्मल है, इसमें हम इतना नहीं जाएंगे डिटेल्स में। मेन फीचर्स हम देखेंगे। मेन फीचर्स आपके यूसीपी के कितने होते हैं? इसमें 39 आर्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, जो यूसीपी 500 था उसमें आपके 49 आर्टिकल्स थे, तो इसमें जो है यूसीपी 600 में आपके 39 आर्टिकल्स हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 to 5 जो आपका होता है वो होता है डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसीज एंड अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो आर्टिकल 1 to 5 होता है ना, ये आपके जितने एलसीज ओपन होती हैं उसके अंदर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो, कैसे इंडिपेंडेंस है आपकी। ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स होती हैं वो सब इसमें रहता है, मतलब आपका डिटेल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 6 to 10। ठीक है, अब आर्टिकल 6 to 10 में क्या होता है आपका? एवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस, ऑब्लिगेशन ऑफ इशूइंग एंड कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट्स। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हुआ आपका? जैसे आपका जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसे अवेलेबिलिटी है, एक्सपायरी कितनी रहेगी, किस डेट एंड प्लेस की एक्सपायरी रहेगी आपकी, ऑब्लिगेशंस क्या है, जैसे जो इशूइंग बैंक है उसके क्या ऑब्लिगेशंस हैं एप्लीकेंट के थ्रू, फिर जो नेगोशिएटिंग बैंक है उसके प्रति क्या है आपकी, कंफर्मिंग बैंक की क्या है। तो ये सारी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो उसमें रहती हैं। एडवाइजिंग बैंक के जो क्रेडिट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी सब चीज़ें रहती हैं वो किस में रहती हैं? आर्टिकल 6 to 10 के बीच में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 11 to 17। इसमें आपका क्या आता है? प्री एडवाइज्ड क्रेडिट्स। ठीक है, कुछ ऐसे क्रेडिट्स होते हैं जो आपको पहले देने पड़ते हैं। ठीक है, आपने एलसी जनरेट कर ली, ओके, लेकिन कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, जैसे कि कोई अगर चाहता है कि प्री शिपमेंट चार्जेस हैं आपके, या कोई टैक्सेबल चार्जेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्री में करना पड़ता है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। जो आपका एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर का जो आपको सर्च करना है, तो उस सब में क्या होता है ना, मतलब उनको कुछ मटेरियल चाहिए। ठीक है, या फिर आपका अगर ऐसे चल रहा होता है ना ABC बैक टू बैक, जो आपकी एलसीज होती हैं उसका चल रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, जब आप ए से पैसा लोगे तभी तो आप बी जो है वो सी को देगा। तो इस टाइप से अगर है तो फिर वो प्री एडवाइस क्रेडिट्स कुछ रहते हैं आपके। ठीक है, फिर नॉमिनेटेड बैंक कौन सा है, रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट कैसे की गई हैं, कैसे होना है, कंप्लाइंग क्या है, प्रेजेंटेशंस क्या, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं, कैसे लेने हैं, क्या है, वो सब आपका आर्टिकल 11 to 17 के बीच में रहता है। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 18 कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है,
अब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप जो भी सामान परचेज कर रहे हो उसका इन्वॉइस भी लोगे ना, आपको चाहे टैक्स पे करना हो, चाहे आपके ऑडिटिंग में दिखाना हो, कहीं भी दिखाना हो, तो कमर्शियल इन्वॉइसेस जो होती है ना सारी, वो सारी इसके अंदर है आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 19 to 27 जो होते हैं आपके, इसमें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। आप बाय एयर भेज रहे हो, बाय शिप भेज रहे हो, बाय रेलवे भेज रहे हो, मतलब जिस वे में भी आप जो है अपना ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका अगर इंश्योरेंस कर रहे हो, ठीक है। और प्री लोडिंग शिप में आप प्री लोडिंग कर रहे हो, फिर आपका जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके बाद के जो चार्जेस होते हैं, उस कंट्री के जो चार्जेस होते हैं, तो वो सब जो आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या क्या चाहिए है, क्या क्या होता है, वो सब आपका किस में आता है, आर्टिकल 19 to 27 में आता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 आपके क्या होते हैं, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपका कोई लोड है पूरा जो शिप पे जा रहा है या फिर बाय एयर जा रहा है, तो आप उसका इंश्योरेंस कराएंगे ना, कि बाई चांस अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आप उसको कैसे डील करोगे ना, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 28 के अंदर कवर होता है अगर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई अपने छोटे मोटे काम के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, पर अगर कोई ले रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, कोई नहीं ले रहा है तो क्या उसकी डिक्लेरेशन चाहिए, क्या नहीं है, तो वो सब इसमें रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 to 33 जो आपका होता है वो एक्सटेंशन होता है, कि अगर कोई नहीं पे कर पा रहा है, कुछ ऐसा रीज़न है, तो कितना एक्सटेंशन रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी है उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनको शो करने के लिए कितना टाइम आपको मिलता है और कितना मार्जिन टाइम आपको देते हैं, ठीक है। टॉलरेंस आपका, पार्शियल एंड इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स कितने हैं, आवर ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं कि किस आवर्स में आप प्रेजेंट कर सकते हो, और आपका क्या मतलब इंस्टॉलमेंट कैसे चल रहा है, वो सब इसके अंदर आता है, किसके अंदर, आर्टिकल 29 to 33 के अंदर। फिर आपका 34 to 37 डिस्क्लेमर्स होते हैं, ठीक है। आपको भी पता है डिस्क्लेमर्स क्या होते हैं, ये तो होते हैं कि अगर ये चीज़ हमारी है, अगर इस पर कोई कॉपीराइट्स है, अगर इसको कोई ऐसे करता है वैसे करता है, तो ये सब आपके डिस्क्लेमर्स होते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 38 to 39 आपका क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी एंड असाइनमेंट्स ऑफ प्रोसीड्स, ठीक है। जब ट्रांसफरेबल हो गया, फिर जो भी इसके असाइनमेंट्स होते हैं उनको प्रोसीड्स आगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपके आता है आर्टिकल 38 to 39 के बीच में, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं जो हमने ऊपर आर्टिकल्स पढ़े उनको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में समझाया गया है क्लियर अप करने के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा वैसे नहीं करना है। देखो ये भी इसने भी लिखा है कि यूसीपी 600 डज नॉट अप्लाई बाय डिफॉल्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूड आफ्टर जुलाई 1, 2007, ठीक है। एक स्टेटमेंट लेनी होती है जिसमें जो भी स्पेसिफिकली रूल्स होते हैं वो स्टेट्स किए जाते हैं। मतलब मैंने जो भी आपको ऊपर आर्टिकल्स बताए ये सारे आर्टिकल्स होते हैं यूसीपी 600 में, लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो उस पर क्या डिटेल्स रहनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो सब बेनिफिशियल एप्लीकेंट डिसाइड करते हैं यूज़ करके अपना इशूइंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक को, ठीक है। तो ये सब रहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 1 जो होता है ना ये सारी पॉसिबिलिटी लीव कर देता है। देखो इसने भी लिखा है कि आपको कौन से पार्ट एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं, ये सब जो आर्टिकल 1 होता है ना जिसमें जाता है डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन, तो वो सब इसके अंदर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद रिवोकेबल क्रेडिट्स के जो आर्टिकल 2 है ना उसके अंदर में रहता है। रिवोकेबल क्रेडिट्स कौन से होते हैं कि आप उनको कभी भी कैंसिल कर सकते हो। आपको जो सेलर है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से कुछ सेलिंग परचेजिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एलसी जनरेट करवा दी, अगर वो रिकवेबल आपकी वो है, आपका जो एलसी है, तो मैं जब चाहे उसको बंद कर सकती हूँ। मैं कहूँगी नहीं इसको रिवोक कर दो, मैं इसको नहीं मान रहा, इसको नल एंड वॉइड कर दो। अब मुझे सेलर को ये इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है और मैं इसको नल एंड वॉइड कर सकती हूँ। तो ये वाली जो एलसीज होती है ना ये बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि हमें बिना जानकारी के हमारे वो बंद हो जाए, ठीक है। और अगर जैसे उसमें कुछ मेंशन नहीं है ना कि वो इरिवोकेबल है या नहीं है, तो फिर हम उसको हमेशा इरिवोकेबल एलसी में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 2 and 3 जो हमारा था। इसमें क्या होता है, इसमें हम सारा एक तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन कर रहे हैं कि आपका एप्लीकेंट कौन है, आपका इशूइंग बैंक कौन है, नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा है, आपका जो नॉमिनेटेड बैंक है वो कौन सा है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर कौन है, ठीक है, ऑनर कौन है, ये सब करके हम करते हैं, ठीक है। और फिर ब्रांचेस ऑफ बैंक क्या होते हैं, ठीक है, आपके सिग्नेचर्स किसके हैं, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें ये सब टर्म्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि अनटिल देन, आपका ये जो सब चीज़ें होती हैं ना ये टाइम पीरियड, इस पे जो आपका प्लेसेस हैं ये सब डिफाइन करते हैं। इसलिए डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे होते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग्स में क्या होता है आपका
आर्टिकल 7 और 8 के अंडर में आता है। ये क्या डिफाइन करता है कि अंडरटेकिंग बाय इशुइंग एंड कंफर्मिंग बैंक टू रिम्बर्स ऑन मैच्योरिटी वेदर और नॉट नॉमिनेटिंग बैंक प्रीपेड और परचेज इट ओन एक्सेप्टेंस और डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, इसमें आप ये करते हो कि जैसे वैसे क्या होता है कि ठीक है आपने पहले पैसा बैंक के पास आया, फिर बैंक ने पैसा ऐसे आपको दिया, ऐसे करा, ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें अगर मैच्योरिटी हो गई, ठीक है, तो आपका जो डेफर्ड पेमेंट में क्या होता है कि जो भी नॉमिनेटेड बैंक है उसने कुछ किया है नहीं किया है कोई बात नहीं, इशुइंग एंड कंफर्मिंग बैंक जो होता है ना वो रिएम्बर्स कर लेता है जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और प्रीपे और जो परचेज वाले सब जो रहते हैं वो सब देखने पड़ते हैं कि डिस्काउंट वगैरह का क्या है, कैसे पेमेंट होनी है मैच्योरिटी पे, तो वो सब चीज़ इसमें रहती हैं। फिर है एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट्स, आर्टिकल 9। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एडवाइजिंग बैंक है वो सारा वेरीफाई करता है जो भी उसकी ऑथेंटिसिटी होती है क्रेडिट की। ठीक है, एलसी जो उनको दी गई है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, उसको जो है बेनिफिशियरी को एडवाइस करता है कि हाँ ठीक है मैंने एलसी देख लिया है, सब कुछ सही है, इसमें ऐसा है। ठीक है, आर्टिकल 9 भी जो होता है ना वो सर्टिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट दैट इट एडवाइज टू बेनिफिशियरी इज द सेम डॉक्यूमेंट दैट इट्स रिसीव। ठीक है, मीन्स है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव किए हैं वो सारे सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। एडवाइजिंग बैंक उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है, एंड देन बेनिफिशियरी को ये बात इन्फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका देखते हैं, अमेंडमेंट्स आ गए। ठीक है, आर्टिकल 10 आपका है अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर कभी कभी रहता है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बेनिफिशियरी को कोई नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहा है या फिर क्रेडिट के लिए कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और येट टू एक्सेप्टेड कोई अमेंडमेंट है जिनको नहीं कि नोटिफिकेशन है उनको करना है, तो वो सब चीज़ें जो चेंजेस करने होते हैं ना उसके लिए आपका क्या चेंजेस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे करना है, वो सब इसके अंदर आता है आर्टिकल 10 के अंदर में। देन होता है टाइम अलाउड बैंक फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिकल 600 में क्या हुआ था ना, 5 वर्किंग डेज का रखा जाता है आपका। ठीक है, पहले 7 वर्किंग डेज का था जब आप यूसीपी 500 यूज करते थे, पर यूसीपी 600 में हमारा जो रहता है वो रहता है 5 वर्किंग डेज का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 14। नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आपका आर्टिकल 14 के अंडर में जो डी है उसके अंदर आता है, सब सेक्शन डी के अंदर। इसमें क्या होता है, बैंक जो होता है ना वो ये देखता है कि जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना डेटा में उसको क्लैरिफाई करता है। ठीक है, मीन्स जैसे आपके पास कोई है, आपके पास डेटा है, ठीक है, खूब सारा डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आप उसमें ये चीज़ चेक करते हो कि मिरर इमेजेस तो नहीं है, मतलब मिरर जो एंट्री है वो तो खड़ी नहीं हो गई है आपका, या फिर जो डेटा डॉक्यूमेंट्स में है उसको रीड आउट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनके कंटेंट्स को मैच करते हैं। ठीक है, ये सब आपका जो होता है ना वो आता है आर्टिकल 14 के अंदर में। फिर होता है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपका होता है 14 के अंडर में ही रहता है। इसमें बैंक्स को 5 वर्किंग डेज का टाइम मिलता है कि या तो वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो उसको आए हैं उसको रिजेक्ट कर ले। ये किसमें होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 14 के अंडर में। इसके बाद क्या होता है, जो उसका पास प्रेजेंटेशन होता है यूजली कितना होता है 21 डेज का होता है, ओनली अप्लाइज टू ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब जो ये प्रेजेंटेशन के लिए जो 21 डेज मिलते हैं ये केवल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को मिलते हैं, बाकी सबके लिए आपका क्या रहता है 5 वर्किंग डेज ही रहता है। 5 वर्किंग डेज जो रहता है वो आपका बाकी सबके लिए रहता है, जो आपको बाकी एग्जामिनेशन करना है, सब चेक करना है। ठीक है, अब नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है आपका, यूसीपी 600 के अंदर ना जितने ऑन डिसरिगार्ड ऑल नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हो गया कि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट इन दैट इज नॉट स्पेसिफिकली पार्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी इग्नोर्ड बाय द बैंक। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जिससे बैंक ने देखा कि ठीक है मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स आए हैं पर इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका अगर नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है, हमने कंफर्म कर लिया है, तो बैंक्स जो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको इग्नोर कर देता है। बैंक को केवल वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एक तो एलसीज में मेंशन है, जिनका रिव्यू करना है, जिसके अगर वो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो पेमेंट के टाइम इशू आएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर आपका कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडर 600 इट इज क्लियर व्हेन द बैंक डिटरमाइंस दैट अ प्रेजेंटेशन इज कंप्लायंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन करता है वो सारे सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसको चेक करना कि ठीक है सारा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कंप्लायंस चल रही है प्रेजेंटेशन या नहीं, तो वो सब इसके अंडर में आता है।
डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स, वेवर एंड नोटिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपका जो बैंक होता है वो जितने डिस्क्रिपेंसी होती है डॉक्यूमेंट्स में उसको चेक करता है। ठीक है, अगर कोई वेविंग करनी है तो वो वेवर्स फोर्स करता है। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव के पास रुके हुए हैं या फिर वेवर नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। नोटिस निकालना, ठीक है, जो आपके नोटिस निकलते हैं वो भी आर्टिकल 16 के अंडर में ही निकलते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17 जो हमारा होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका मार्क, स्टैम्प, ठीक है, आपका जो भी लेबल है वो सब पूरा प्रॉपर होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हो। तो वो सारे जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं हम उनको चेक करते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी नहीं होते हैं, कुछ बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो डिक्लेरेशंस होती हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब जो आपके होते हैं ये सब ओरिजिनल ही चाहते हैं। तो वो सब स्टैम्प्ड हैं, डॉक्यूमेंट्री वे में हैं, जो इशूड किए जाते हैं वही हैं, तो ये सब चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आर्टिकल 19 to 24 के बीच में आता है। इसमें ये होता है कि कैरियर कौन सा है, ठीक है, किसके बिहाफ में जा रहा है, मास्टर कौन सा है, सिग्नेचर किसके कैरी हो रहे हैं, शिप के थ्रू जा रहा है, चार्टर है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसको देखो चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग के तरीके से भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें मास्टर की तरह साइन, उसमें जैसे जो एजेंट होता है ना वो साइन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, तो इस टाइप से रहते हैं सारे। बाकी आपका जो होता है ना कि क्या है, एफओबी ले रहे हो आप, प्रीपेड कर रहे हो, ठीक है, बाद में पे करोगे, इंश्योरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब रहता है इसके अंडर में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 28। ठीक है, इसमें आपका क्या रहता है ना कि कौन से इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं, कौन कौन से जो आपका मटेरियल है या जो स्टॉक है उसको आपने इंश्योर करा रखा है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, प्रॉक्सीज के बिहाफ में साइन किए हैं, किसने करा है, आपका कौन कौन सा मिनिमम कवरेज कितना है, ठीक है, जो भी एक्सक्लूसिव क्लॉज होते हैं वो सब इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, शिपमेंट के टाइम का जो होता है ना वो इंश्योरेंस भी रहता है इसमें कि अगर शिपमेंट करते टाइम कोई इशू हो जाए, कोई मिस हो जाए तो उसको कैसे आपका जो है ना रिकवर किया जाएगा, जो दोनों को लॉस हुआ है, तो वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर पार्शियल ड्राइंग एंड पार्शियल शिपमेंट आर्टिकल 31 होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें पार्शियल शिपमेंट के बारे में बताया गया कि अगर आपका पार्शियल ड्रॉ कर रहे हो आप, मतलब पार्शियल पेमेंट हो रही है, पार्शियल आपका जैसे एक साथ पूरा नहीं गया, आपका हाफ वे में जा रहा है, तो वो सब इसके अंडर में रहता है। फिर है आपका फोर्स मेजर आर्टिकल 36। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ग्रेस पीरियड देता है बैंक। ठीक है, 5 बैंकिंग डेज का रीओपन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सजेस्ट किया, ठीक है, इसके बाद बैंक ने आपका कुछ इशू रहा, उसके बाद बैंक आपको 5 वर्किंग डेज देता है कि आप उस प्रेजेंटेशन को दोबारा से रीओपन कर सकते हो। ठीक है, वही रहती है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई जो क्रेडिट है, एलसीज है, बैंक उसको ऑनर नहीं करता है। ठीक है, ये सेम यूसीपी 500 की तरह ही रहता है, बैंक उसको ऑनर नहीं करता है, नेगोशिएट नहीं करता है अगर जो वो क्रेडिट है वो एक्सपायर कर गया है ड्यूरिंग द फोर्स मेजरमेंट। ठीक है, मतलब इस टाइम पे अगर कर जाता है जो 5 वर्किंग डेज का उसको ग्रेस मिलता है तो फिर बैंक उसको नेगोशिएट नहीं करता है। ये आपका होता है फोर्स मेजर आर्टिकल 36 रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका है ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स आर्टिकल 38। इसमें क्या होता है, मान लीजिए सेकंड बेनिफिशियरी को भी, ठीक है, मस्ट बी मेड टू द ट्रांसफरिंग बैंक। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 38 के जो है आपका सब सेक्शन है के, मेंशन दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ सेकंड बेनिफिशियरी मस्ट बी मेड टू द ट्रांसफरिंग बैंक। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आपका जो है मतलब बेनिफिशरीज बहुत सारे हैं, बैंक्स हैं, आपका ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स है, मतलब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट्स जो हैं जो आपने एलसीज हैं उसको ट्रांसफर करके। ठीक है, आपका इसमें क्या होता है, 2 साल का इसका यूजेस रहता है। ठीक है, इसमें क्लैरिटी, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो सब रहते हैं। बेनिफिशियरी इंटरमीडिएट बैंक्स जो होते हैं इसका यूज इसलिए कहते हैं ताकि एम्बिग्यूटीज रिड्यूस हो जाए, डिस्प्यूट जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स के अंडर में आता है, सेक्शन 38 के अंडर में। ठीक है, इसके बाद आपका है द लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टी। ये आपका एक और है। ठीक है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो होता है द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है, जो एलसी बैंक, जो इशूइंग बैंक होता है उसके पास जाता है, उससे बोलता है कि मुझे एक एलसी ओपन करानी है। ठीक है, तो वो हमारा एप्लीकेंट होता है। और जो आपका एप्लीकेंट होता है ना उसको एक बार भी क्लियरली सारा डिटेल्स देनी होती है, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कैसे क्या बनवाना है, उसका सारा वो बिल्कुल क्लैरिफाई करके देता है। क्योंकि एक बार जब बन जाती है तो बार बार चेंजेस अमेंडमेंट करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर उसमें जो क्लॉज लगा रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ इतनी बार अमेंड हो सकती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको बार बार अमेंड नहीं करना, तो फिर नई एलसी ही बनती है। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा,
आपका आएगा द इशुइंग बैंक। अब इशुइंग बैंक जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, जैसे जो एप्लीकेंट आया उसका सारा फाइल्स रीड करना, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, सब कुछ ओके है तो हम उसको परमिट करते हैं एप्लीकेंट को कि ठीक है क्रेडिट वर्थीनेस है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो बैंक उसको क्या करता है, अंडरटेकिंग वगैरह के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जो भी आपका रहता है जिस टाइप का भी बनना है, चाहे साइट बनना है, चाहे आपका एक्सेप्ट बनना है, पे ऑन मैच्योरिटी बनना है, जो भी टाइप का बनना होता है उस टाइप का पेमेंट बना के ऑथराइज बैंक या नेगोशिएट बैंक को भेजता है, ठीक है, टू रिम्बर्स द नेगोशिएटिंग बैंक, मतलब कि ताकि जो नेगोशिएटिंग बैंक है उससे रिम्बर्स कर सके ये पैसा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके अंदर में आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स के अंदर में। और हमने देखा था आर्टिकल 2 to 9 जो आपका होता है, ये सब सारा एरिया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो सारा कवर करता है, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, आपका इश्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, जो आपका इशुइंग बैंक होता है ये इसको एडवाइजिंग बैंक को भेजता है। अब एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है, देखिए एडवाइजिंग बैंक का काम होता है कि उसको जो एलसी मिली है वो उसको बेनिफिशियरी को एडवाइस करनी है या नहीं। वो कैसे करेगा, वो पहले सारे जो उसके कंटेंट्स हैं, डेटा है, उसको चेक करेगा। जब चेक करके उसको श्योर साइड हो जाता है सब सही है, तब वो उसको एडवाइस करता है दूसरे उसको, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसको इन्फॉर्म कर देता है इशुइंग बैंक को, और बेनिफिशियरी को भी इन्फॉर्म करता है। अगर मान लीजिए उसे लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन वो इशुइंग बैंक एंड जो आपका बेनिफिशियरी दोनों को इन्फॉर्म भी करता है। इसके बाद आपका आता है कन्फर्मिंग बैंक, ठीक है। अब एडवाइजिंग बैंक ने आपको एडवाइस कर दिया, तब एक कन्फर्मिंग बैंक रोल में आता है जिसका काम होता है कि जो इशुइंग बैंक है उसने जिसने ये करा है, रिक्वेस्ट करा है, वो जो उसको पेमेंट है ना, प्रेजेंटेशन, मतलब अगर मान लीजिए हम इशुइंग बैंक है, आपने सारा काम हो गया, अब इशुइंग बैंक ने कन्फर्मिंग बैंक को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कि ये भाई देखो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसका काम क्या होता है कन्फर्मिंग बैंक का, कि पेमेंट करना है। जैसे प्रेजेंटेशन होती है उसके 4 या 5 दिन जो आपका वर्किंग डे रहता है उसमें उसको डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने होते हैं, एंड देन उसके बाद वो पेमेंट करनी होती है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक ये सारे सेम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक का काम क्या होता है, नेगोशिएटिंग बैंक जो होते हैं ना, इनका काम होता है कि नॉमिनेशन, मतलब आपका जो नेगोशिएट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं बैंक को, जो कि क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स जितने आपके होते हैं उनको एग्जामिन करता है, ठीक है, यूसीबी गाइडलाइंस के थ्रू। उसके बाद सारा नेगोशिएट करने के बाद आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और सारा कंपाइल करके ये आपको बताता है। फिर आपका आता है रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक क्या होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं तो रीइंबर्सिंग बैंक एक आता है जिसका काम होता है कि वो जो भी पैसा सेलर ने दिया था उसको रीइंबर्स कर दे, ठीक है। अब उसको रीइंबर्सिंग भी चाहिए, बैंक को तो चाहिए ना, मतलब उसने क्या किया, देखो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट हैज रिसीव्ड रिजर्वमेंट अथराइजेशन फ्रॉम द इशुइंग बैंक एंड हैज एक्सेप्टेड द सेम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जितना आपका रिम्बर्समेंट है वो सारा आ जाता है आपके पास, सारा जितना भी क्लेम लॉज हुआ है, जितना के भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हुए, वो सारा पैसा मिल जाता है इशुइंग बैंक को रिम्बर्सिंग के बाद, ठीक है। इसके बाद बेनिफिशियरी की बारी आती है। बेनिफिशियरी का काम क्या होता है, द बेनिफिशियरी ऑफ द आलसी आल्सो हैज अ वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब बेनिफिशियरी क्या हुआ, अब जैसे आपका एप्लीकेंट ने खुलवा दिया, सब भेज दिया, सारा चेकिंग हो गई डेटा की, तो आपने उसको दिया बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी उसके बदले में उसको चेक करता है, उसके बदले में जो भी आपका पैसा होता है वो जो आपका एडवाइजिंग बैंक होता है, कंफर्मिंग बैंक, उसको दे देता है कि ठीक है ये पैसा है, देखो सब सही है। पहले बैंक दे चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है। ये बैंक का एलसी में यही फायदा होता है कि बैंक पहले दे देता है, बाद में वो कस्टमर से वो सारा रिकवरी करता है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन टू बैंक, ये क्या हो गया, बैंक डू नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड और एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कंटेंट्स मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मींस बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट्स है, बैंक ने बोला मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसमें क्या लिखा के ला रहे हो, बैंक थोड़ा बहुत चेक करता है, बाकी बैंक को कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है। आपका जो कंटेंट्स क्या है डॉक्यूमेंट्स में, या आपका क्या जेन्युइननेस है, उससे उसको कुछ नहीं होता, वो जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके वो प्रॉपर होने चाहिए, उनको वो वेरीफाई करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, बैंक जितने भी, अगर मान लीजिए कोई उसने अपना सामान भेजा, उसमें कोई शिप की वजह से कोई डिले हो गया, तूफान आ गया, ठीक है, शिप डिले हो गया, तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कोई सामान खो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यू हो गया, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बैंक का कोई रोल नहीं होता इस चीज़ में। बैंक क्या करती है, बैंक बस अपना काम कर रही है एलसी से रिलेटेड, ठीक है। उसका काम है कि जो डॉक्यूमेंट्स आए उनको रिव्यू करे, सब सही है तो पेमेंट करे, उसके बाद वो पैसा कस्टमर से वो वापस से अपना कैसे लेता है चार्जेस देने के बाद, तो वो सब आता है, ठीक है। प्रोटेक्शन रहती है बैंक को, ठीक है। इसके साथ ही जो है ना, ये मैं पार्ट बी कंप्लीट कर रही हूँ, इसके बाद एक पार्ट सी करेंगे, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बचा है वो सारा देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कहीं कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मेरे से कंफर्म कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।